गर्मियों की छुट्टियां, ये शब्द सुनते ही मन में क्या आता है? स्कूल की वो लंबी छुट्टियां, मस्ती और परिवार के साथ बिताए गए वो प्यारे पल, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर यही खुशनुमा एहसास धीरे-धीरे एक भयानक सपने में बदल जाए? आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं, जहां छुट्टियों का मजा धीरे-धीरे खौफ में तब्दील हो जाता है। और कहानी की शुरुआत होती है इसी बिल्कुल सीधी-साधी, खुशनुमा लाइन से। अक्सर हॉरर कहानियों में ऐसा ही होता है, एक बिल्कुल नॉर्मल सी शुरुआत जो आने वाले डर को और भी ज्यादा भयानक बना देती है। ये उस शांति की तरह है जो किसी बड़े तूफान के आने से ठीक पहले होती है। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक लंबे समय से जिसका इंतजार था, वो रियूनियन। सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है, पर जैसा कि कहा, इसी शांति के नीचे कुछ बहुत ही अजीब पक रहा था। तो बात है साल 1998 की। कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं 16 साल की निशा और उसका छोटा भाई 13 साल का अमन। सोचिए, ये दोनों पूरे 10 साल के बाद अपने नाना नानी से मिलने जा रहे हैं, और वो भी पहली बार अकेले। इनकी मंजिल है शिमला के पास एक शांत से गांव में बना एक फार्म हाउस। किसी भी अच्छी गर्मी की छुट्टी के लिए एक परफेक्ट शुरुआत लगती है ना? पर यहीं से उस परफेक्ट छुट्टी की तस्वीर में पहली दरारें पड़नी शुरू होती हैं। वो शुरू का उत्साह और खुशी धीरे धीरे एक अजीब सी बेचैनी में बदलने लगती है, जब बच्चों को पहली बार ये एहसास होता है कि कुछ तो बहुत ज्यादा गलत है। यहाँ पर उम्मीद और हकीकत का फर्क साफ दिखता है। बच्चों ने सोचा था कि उनके नाना नानी दौड़कर उन्हें गले लगाएंगे, खूब प्यार करेंगे, लेकिन स्टेशन पर उन्हें जो मिले वो बिल्कुल अलग थे। सोचिए, चिलचिलाती गर्मी में भारी शॉल ओढ़े हुए, उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, और चेहरे पर एक मुस्कान जो मुस्कान लगी नहीं रही थी, बस एक बनावटी खिंचाव था। ये पहला इशारा था कि कुछ बहुत बदल चुका है। और सिर्फ नाना नानी का बर्ताव ही नहीं, बल्कि वो जगह खुद भी डरा रही थी। वो फार्म हाउस काफी पुराना और टूटा फूटा सा था। चारों तरफ जंगली घास उगी हुई, बरामदे पर रखी एक रॉकिंग चेयर बिना हवा के अपने आप हिल रही थी। घर के अंदर एक अजीब सड़ी हुई सी बदबू और एक खराब लैंडलाइन फोन, मतलब बाहरी दुनिया से संपर्क का कोई जरिया नहीं। ये किसी भी हॉरर कहानी का एक क्लासिक सेटअप है। जब बच्चों ने हिम्मत करके उस अजीब बदबू के बारे में पूछा, तो नानी ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ बड़ी आसानी से बात टाल दी। बोली, अरे कुछ नहीं, वो तो खेतों से खाद की महक है। ये उन अजीब पलों की बस शुरुआत थी, जिन्हें बहुत ही अजीब तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा था। अब तक जो एक दो अजीब बातें थी ना, वो धीरे धीरे एक परेशान करने वाला रूटीन बन गई। जो पहले एक हल्की सी बेचैनी थी, अब वो रोज होने वाली अजीब हरकतों का एक पैटर्न बन चुका था। और ये कोई एक बार की बात नहीं थी, ये रोज होने लगा। वो दोनों कभी बच्चों के साथ बैठकर खाना नहीं खाते थे, हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देते। नाना जी घंटों तक बस दीवार को या खाली जगह को घूरते रहते, और नानी, वो तो अचानक बिना किसी वजह से जोर जोर से हंसने लगती थी। बच्चे बेचारे इसे बुढ़ापे का असर समझकर खुद को दिलासा देते रहे। एक दिन अमन ने फ्रिज खोला तो उसे सिर्फ एक पतीला मिला, जिसके अंदर एक गाढ़ा लाल रंग का लिक्विड था। जब उसने नानी से पूछा कि ये क्या है, तो नानी ने उसी डरावनी हंसी के साथ कहा कि ये एक पुरानी फैमिली रेसिपी है। बस इस एक और घटना ने बच्चों की बेचैनी को और भी गहरा कर दिया। और फिर आती है ये सीधी रोंगटे खड़े कर देने वाली चेतावनी। एक रात सोने से ठीक पहले नानाजी बच्चों से कहते हैं कि रात में जानवरों की आवाजें आ सकती हैं, डरना मत, और सबसे जरूरी बात, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने कमरे से बाहर मत निकलना। ये कहानी का एक बहुत बड़ा मोड़ था, जो साफ साफ बता रहा था कि खतरा बहुत करीब है। और यहीं से कहानी अपनी पूरी रफ्तार पकड़ लेती है। अब तक जो सिर्फ शक था, जो बेचैनी थी, वो अब सीधे सीधे खौफ में बदलने वाली थी। नाना जी की चेतावनी के बावजूद एक रात निशा से रहा नहीं गया। उसे अपने दरवाजे के नीचे से एक बड़ी सी परछाई गुजरती हुई दिखी और कुछ अजीब आवाजें सुनाई दीं। उसके डर पर उसकी जिज्ञासा हावी हो गई, और उसने वही करने का फैसला किया जिसके लिए उसे सख्त मना किया गया था, दरवाजा खोलना। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, वही सड़ान की बदबू एक झटके में उसके मुंह पर लगती है, अब और भी ज्यादा तेज। उसे किसी के घुर्राने की आवाज आती है, जो किसी जानवर की तो बिल्कुल नहीं लगती। और तभी पीछे से उसके कंधे पर एक ठंडा हाथ आता है। वो मुड़ती है तो देखती है कि ये उसकी नानी थी, जिनका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था और होठों पर वही डरावनी बनावटी मुस्कान थी। निशा का तो जैसे खून ही जम गया।
अगली दोपहर तो डर ने अपनी सारी हदें पार कर दी। अमन ड्राइंग रूम में नाना नानी की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर देखता है जिसकी आंखों से खून बह रहा था। वो घबराकर निशा को बुलाता है, लेकिन जब तक निशा भागकर वहां पहुंचती है, तस्वीर बिल्कुल नॉर्मल थी। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्हें यकीन हो गया कि वे किसी ऐसी चीज का सामना कर रहे हैं जो इस दुनिया की नहीं है। अब दोनों बच्चे समझ चुके थे। घर में जो भी अजीब हो रहा था, उस भयानक बदबू का जो राज था, और उनके हर सवाल का जवाब पहली मंजिल पर उस हमेशा बंद रहने वाले कमरे के पीछे था। और उन्होंने सच का सामना करने का फैसला कर लिया। वो किसी तरह चाबियों के गुच्छे में से उस कमरे की सही चाबी ढूंढ लेते हैं। दरवाज़ा खुलते ही एक ऐसी असहनीय बदबू का सैलाब आता है कि खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। और अंदर का जो मंजर था, वो उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा भयानक था। बिस्तर पर 2 लाशें पड़ी थीं, जो बुरी तरह सड़ चुकी थीं। दोनों डरे सहमे थोड़ा और पास जाते हैं, और तभी निशा की नज़र एक लाश पर मौजूद एक छोटी सी चीज पर पड़ती है, जिसे देखकर उसकी दुनिया ही उजड़ जाती है। सच इतना भयानक था कि उस पर यकीन करना नामुमकिन था। एक लाश के गले में वही लॉकेट था जो उनकी असली नानी हमेशा पहनती थीं। ये इस बात का पक्का सबूत था कि बिस्तर पर पड़ी वो लाशें किसी और की नहीं, बल्कि उनके असली नाना नानी की थी। ये एहसास कहानी को एक ऐसे भयानक मोड़ पर लाकर छोड़ देता है जहां से सोचना भी मुश्किल है। अगर बिस्तर पर पड़ी लाशें असली नाना नानी की हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि वो 2 लोग कौन हैं जिनके साथ निशा और अमन इतने दिनों से रह रहे थे। ये सवाल इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देता है।